नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से सब उपस्थित हूँ आपके स्वागत में। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आज इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। लास्ट वीडियो जो सोम का आप लोगों ने देखा था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें हमने समझी थी। देखिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और भी क्लियर होगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। लेकिन अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए कोई भी वीडियो चल रहा हो दोस्त, उसका इंट्रो वीडियो जरूर देखा करो। इसके ठीक पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का एक वीडियो बनाया है, उसको देखिए, उससे पता चलेगा वो क्या है। अब न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, लेट अस डिस्कस इन दिस लेक्चर। उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके सिलेबस में। सपोज आपको एक आई सेक्शन, टी सेक्शन या एल सेक्शन दे दिया। आई सेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है, इस वजह से मैं टी सेक्शन ले रहा हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर आए। मैं टी सेक्शन एक दे दिया। क्वेश्चन कैसे देगा कि नीचे दिखाए गए चित्र में आप उसका चित्र दे भी सकता है, नहीं भी देगा तो फिर उसका डिटेलिंग बोलेगा। ज्यादातर केसेज में बोलेगा कि नीचे दिखाए गए चित्र का उसके एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक टी सेक्शन हम लोग को दे दिया रहेगा क्वेश्चन में। मैं इसको अपने आप से ले रहा हूं, आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ठीक है ना, कि कैसा है। और ज्यादातर केसेज में ऐसे टी टी टाइप का सेक्शन आपका बना होगा। सपोज करिए ये टी है आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टी है आपका यहाँ पे, सपोज करिए, ठीक है, ये टी है। ये टी सेक्शन आपका बना दिया गया। टी सेक्शन का साइज दे दिया रहेगा, जैसे ऊपर की ये जो फ्लैंज है, सपोज करिए इसको मैंने बोला ये 100 mm है, 100 mm ये फ्लैंज हो गई। ये इसकी मोटाई जो ऊपर से दिया है ये 20 mm दिया हुआ है, 20 mm। और ये मान लीजिए इसकी कुल गहराई जो है वो 150 mm। हो सकता है ऐसा सेक्शन बनता हो या ना बनता हो, आपको उससे कुछ नहीं करना है। आपको बस जो दे दिया गया है उसको मान लेना है कि ऐसा। देखिए, सेक्शन जितने भी देते हैं ना, वो बनाए जाने वाले सेक्शन देते हैं। बनाए जाने वाले का मतलब ऐसे सेक्शन बनते हैं, मार्केट में बने बनाए मिलते हैं। सेक्शन का मतलब जैसे आप जाते हैं खरीदने के लिए गर्डर वगैरह लोहे का, तो आपको मिल नहीं जाता आई सेक्शन टाइप के गर्डर वगैरह मिल जाते हैं, जब छत वत के नीचे लगाना होता है तो मिल जाते हैं। इसमें देखिए ये मोटाई 20 दिया है, और ये भी मोटाई यहां से यहां तक की जो मान लीजिए वो भी कितने दिया है, 20 mm दिया है, ठीक है ना। ये दे दिया और बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इसका कोई सेक्शन होगा एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट बताना है। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बता चुका हूं, कैसे निकालना है वो अब देखते हैं। देखिए, किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि उस सेक्शन का एक्स एक्स और वाई वाई कहां होगा। मतलब इसको क्वेश्चन को कैसे लिखेगा, फाइंड आउट, यहां पर क्वेश्चन में कैसे लिखेगा, फाइंड आउट, हिंदी में भी मैं बता रहा हूं, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन, गिवन टी सेक्शन, टी सेक्शन, टी सेक्शन अबाउट अबाउट इट्स इट्स सेंट्रोइडल सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके केंद्रीय अक्ष के परितः। और केंद्रीय अक्ष कई हो सकती हैं, इसके केंद्र से गुजरने वाली हर अक्ष केंद्रीय अक्ष हो सकती है। लेकिन यहां पर जो सेंस है वो है कि सपोज इसका केंद्र यहां पे है, तो इस केंद्र से कितनी, यहां से अगर एक अक्ष ऐसे इसके पैरेलल गुजारे, पैरेलल टू फ्लैंज, तो ये एक्स एक्स एक्सिस इसका हो गया, एंड दिस विल बिकम्स वाई वाई एक्सिस ऑफ दिस सेक्शन, ये वाई वाई इसका हो गया, ठीक है ना। ये इसकी केंद्रीय अक्ष हो गई। एक दोनों पर केंद्रीय अक्ष के सेंट्रोइडल, सेंट्रोइडल एक्सिस यानी केंद्रीय अक्ष है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक चीज जान लो दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि मैंने इनर्शिया को रोटेशनल रेजिस्टेंस बताया था। अगर कोई सेक्शन सपोज करो ऐसा है, कैसा है, ये आई है, ठीक है ना, मैंने इसको आई ले लिया ऐसे। तो देखिए, अगर मैं पूछूं कि क्या ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, दूसरा हम और एक और ले लेते हैं। देखिए ये एल, एल मतलब एंगल टाइप का सेक्शन एल हो गया, और एक ये टी आपके सामने है। चलिए मैंने इसको फिर से नीचे बना लिया। इन तीनों में कुछ अंतर मैं बताता हूं, और क्यों एक दूसरे से थोड़े दिखने में तो अलग है ही है, लेकिन मैं पूछूं कि इसमें से सिमेट्रिकल सेक्शन कौन है। सिमेट्रिकल मतलब होता है सममित। सममित मतलब अगर कोई एक लाइन खींची जाए, जैसे मान लीजिए एक्स एक्स लाइन बनाई गई इसकी, एक्स एक्स, इसके एक्स एक्स के ऊपर भी ये जैसा दिख रहा है, नीचे भी वैसा ही दिख रहा है। मतलब इसको ढक दें तो नीचे आधा टी बना रहा है, और ऊपर भी देखिए आधा टी बना रहा है। लेकिन टी को अगर हम लोग ऐसे बांट दें एक्स एक्स, तो क्या इसके ऊपर जैसा है वैसा नीचे है, तो कहेंगे एक्स एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है।
एक्स एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। और देखिए इसको गुजारेंगे तो ये भी नीचे अलग है ऊपर अलग है, तो एक्स एक्स के अबाउट ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अगर जिस अक्ष के अगल बगल सेम दिखे, ये मतलब दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिखने का मतलब साइड वाइड सब कुछ, अगर आई सेक्शन को ये बड़ा कर दें, ये बड़ा कर दें, ये छोटा रहे, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। भले वो दिखेगा टी जैसा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा अगर इसको बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो देखा हमने कि एक्स एक्स के अबाउट ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, केवल ये सिमेट्रिक है। लेकिन जब वाई वाई के अबाउट बात करते हैं तब देखिए वाई वाई के अबाउट अगर देखें तो देखिए ये वाई वाई के अबाउट कैसा दिख रहा है, तो दिख रहा होगा आपको ये ऐसा एल टाइप का बना रहा है। इधर से देखेंगे तब भी एल टाइप का बनाएगा, तो वाई वाई के अबाउट ये सिमेट्रिक है। और ये वाई वाई के अबाउट देखिए ये एक ऐसा सेक्शन सी बना रहा है, ये भी सी बना रहा है, वाई वाई के अगल बगल दो सी बन रहे हैं, तो ये वाई वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है। और ये जो है अगर इसकी अक्ष यहाँ है इसका वाई वाई, तो ये ना तो एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है ना तो वाई वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये एक चीज जान लीजिए, सिमेट्रिसिटी की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी सेक्शन अगर किसी अक्ष के परितः सिमेट्रिक है ना, तो एक चीज जान लीजिए उसकी जिस अक्ष के परितः सपोज करिए ये सिमेट्रिक है, कोई भी सेक्शन अगर किसी भी एक अक्ष के परितः सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका रोटेशनल रेजिस्टेंस यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई या एक्स एक्स में से किसी एक पर सबसे ज्यादा होने वाला है। मतलब देखिए चैनल में होता है ना कि सपोज ये इसके अबाउट रोटेशनल रेजिस्टेंस ने लिया वाई वाई और ये एक्स एक्स, तो जरूरी नहीं है कि आई वाई वाई यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अबाउट आई आई और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अबाउट एक्स एक्स सबसे ज्यादा या सबसे कम हो। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाई वाई का रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो सबसे कम नहीं होगा। हो सकता है कोई एक्सिस इस टाइप से जा रही हो और ये वी एक्सिस हो और इसके अबाउट रोटेशनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, यानी कोई एक और अक्ष ऐसी जरूर होगी इसमें जो सिमेट्रिक नहीं है किसी भी एक्सिस के अबाउट, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें कोई और अक्ष ऐसी जरूर होगी जिसके अबाउट वो मतलब मिनिमम, और उसके देखिए जिसके अबाउट मिनिमम मिलता है उसके ठीक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम रोटेशनल रेजिस्टेंस। कोई भी अगर किसी एक्सिस के अबाउट किसी चीज का रोटेशनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो उसके ठीक परपेंडिकुलर अक्ष के अबाउट सबसे कम होगा। यानी हो सकता है कि वी सबसे कम हो तो यू सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह इसकी कहानी तो आपने समझ लिया एल का, लेकिन जो आई होता है ना वो सिमेट्रिक होता है दोनों पर ज्यादातर, अगर फ्लैंज सेम रहे तो। अगर दोनों पर ये सिमेट्रिक है तो इसका आई एक्स एक्स सबसे ज्यादा और आई वाई वाई सबसे कम होगा। ये क्लियर है, आई एक्स एक्स ज्यादा और आई वाई वाई क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वाले में ना आई एक्स एक्स आई वाई वाई में कोई एक सबसे ज्यादा और कोई दूसरा सबसे कम, ये क्लियर है। इसी तरीके से टी का अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्स इसमें अलग है भले, लेकिन वाई वाई पे तो सिमेट्रिक है। किसी एक पर भी सिमेट्रिक हुआ तो क्लियर है कि इसमें से आई एक्स एक्स और सबसे ज्यादा हो सकता है और आई वाई भी सबसे कम हो सकता है। मतलब इनके अलावा कोई और अक्ष ऐसी नहीं होगी जिसके अबाउट मैक्सिमम यानी मिनिमम। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स एक्स सबसे ज्यादा है और वाई वाई सबसे कम है तो जोड़ने पे कोई वैल्यू आएगी, सपोज सी आई। इसका एक्स एक्स सबसे ज्यादा है, वाई वाई काफी कम है, और इसका भी अगर एक्स एक्स और वाई वाई जोड़े तो सी आएगा। एक चीज जान लीजिएगा कि तीनों का, एक चीज हमेशा क्लियर रखिएगा, ये सब कुछ बातें हो सकती हैं आपको ना समझ में आए डिप्लोमा वालों को, जो डिप्लोमा के लोग इसको देख रहे हैं हो सकता है उनको बस के बाहर, उनके काम का है भी नहीं ज्यादा। सिमेट्रिसिटी क्या है समझ गया, मैं ज्ञान के लिए सब बता रहा था, लेकिन मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। बस इतना कह दूं कि किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है। कोई भी एक एक्सिस के अबाउट कुछ है, दूसरे एक्सिस को जोड़ेंगे तो सी आएगा। सपोज एक एक्सिस को ऐसे झुकाएं, दूसरा भी उसके परपेंडिकुलर झुकेगा, फिर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले से घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा, दोनों मिला के कांस्टेंट रहेंगे। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन about two perpendicular centroidal axis will be constant। ये क्लियर रहे चीजों, ठीक है ना।
और दूसरा चीज, दो कोई भी सेक्शन अगर किसी भी एक एक्सिस पर सिमेट्रिक है तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो उन्हीं किसी एक्सिस में मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ये क्लियर रहे। ये डिप्लोमा वालों के बस मतलब ज्यादा काम का चीज नहीं था, काम का तो बहुत है, ज्ञान लें तो बहुत कुछ है, लेकिन मान लीजिए आप कहेंगे सर एग्जाम में नहीं आएगा आपके, ये थोड़ा सा एग्जाम में आपके नहीं है। थ्योरेटिकल बातें जितनी होती है ना दोस्त, उसका आपके डिप्लोमा वाले में उतना ज्यादा ज्ञान नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप कॉपी में इन चीजों को लिखेंगे तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने लगता है। एग्जामिनर सोचता है कि आपके पास नॉलेज काफी ज्यादा है। और न्यूमेरिकल का क्या है, वो तो बहुत आसान है, लग जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन टी सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। सबसे पहले ये तो जाने कि इसका सेंटर है कहां। सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे पता चलेगा सेंटर, देखिए अगर हम लोग इसको दो आयतों में बांट दें, दो आयतों में, एक आयत ऐसे ऊपर हमने ले लिया, एक आयत ऊपर ले लिया और दूसरा आयत हमने इसमें, दूसरा आयत हमने नीचे ले लिया, ठीक है ना। इसका इसका जो पॉइंट होगा वो यहां होगा, इस आयत का केवल नीचे वाले का सेंटर कहां होगा बताइए, बीच में, और इस वाले का सेंटर अपना कहां होगा, यहां बीच में। क्लियर है ना, इन दोनों का यहां यहां सेंटर होगा। अगर आपको ध्यान ना दिखा रहा हो तो ये दो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो जब भी किसी जानना हो कि इनका कहां होगा तो वेरिग्रान थ्योरम हम लोग लगाते हैं। किसी भी एक्सिस का पहले सेंट्रोइड निकालेंगे तभी उसका इनर्शिया निकल पाएगा। सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। इसका सेंट्रोइड पता है, इसका सेंट्रोइड पता है, तो इनके रिजल्टेंट का सेंट्रोइड भी पता रहेगा। मान लीजिएगा कि ये पूरा सेक्शन, ध्यान रखिएगा, ये पूरे सेक्शन को एक कोऑर्डिनेट में आप कर लीजिए, एक कोऑर्डिनेट में कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसको पॉइंट को 0 0 मान लीजिए, इस पॉइंट को 0 0 मान लीजिए। तो बताइए कि इसकी लोकेशन क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। इसको समझने के लिए हम लोगों ने, अच्छा इसको डायग्राम को दोबारा फिर से बना देंगे, पहले समझिए इसका अकेले का कोऑर्डिनेट क्या है। अगर देखेंगे तो बताइए यहां से ये पूरा 100 है ना, तो 100 के आधे पर होगा ये, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ से इतनी दूरी पर ये होगा, तो ये दूरी यहाँ से इसकी कोऑर्डिनेट की कितनी हुई, तो ये वाली जो दूरी हुई वो कितना हुआ, सपोज x पर चल रहे हैं, x एक्सिस पर, तो इसको हमने x1 ले लिया, ठीक है ना। x1 की दूरी कितनी है, तो 100, देखिए ऊपर पूरा चौड़ाई 100 है तो उसका आधा 50 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम लोग लिखें तो x1 बराबर कितना हो गया, 50, और इसका ऊपर यहां से ऊंचाई, इसको आयत 1 मान लीजिए, इसको आयत 2 मान लीजिए। इसको अगर हमने x1 का 50 लिया है तो बताइए y1 कितना होगा, मतलब इस पॉइंट से इसकी ऊंचाई, तो देखिए पूरा यहां से यहां तक कितना है। कहेंगे सर पूरी ऊंचाई देखिए 150 दी हुई है क्वेश्चन में, पूरी ऊंचाई देखिए, इसमें डायग्राम का बड़ा खेल है। लेट मी जूम दिस पिक्चर, तो क्लियर अभी आपको और दिखने लगेंगी चीजें। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। यहां से देखिए ये जो 150 दिया हुआ यहां से पूरा है, तो मैं इस आयत का चाहता हूं कि सेंटर कहां होगा। तो बताइए 150 में से 20 घटा दें तो ये कितना बचा, 130, ये पूरा 130 बचा ना। ये हाइट कितनी बची, 130, कैसे आप घटा लीजिए 150 में से ये 20, क्योंकि पूरा 150 है, 20 नीचे आएंगे, ये आयत की पूरी ऊंचाई 130 हुआ, और 130 का आधा मतलब ये ऊंचाई 65 हुई। क्लियर है ना बात, यहाँ पे 65 मतलब 65, यानी y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा 65। इसी तरीके से x2 मतलब इस आयत का, यहां से देखिए ये भी 50 पे ही होगा, x2 भी कितने पर होगा, 50 पे, और y2 कितने पर होगा, y2 मतलब पूरा यहां से इस ओरिजिन से इसकी ऊंचाई, तो देखिए यहां से चलेगा 130 पूरा, और फिर इस 20 का आधा, मतलब अगर यहां से देखिए इसकी यहां से दूरी गए 50, और यहां से ऊपर दो जगह पे ना, यहां से पहले यहां पहुंचेंगे इसके आधे पे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, वो y1 हो y2 हो जाएगा, और यहां से दूरी x2 हो जाएगी। तो x2 तो 50 होगा, क्लियर है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी इस 20 का आधा ऊपर से माइनस कर दें तो 150 में से ये 20 का आधा 10 माइनस करेंगे तो y2 140 आ जाएगा। रोक रोक के वीडियो को देखिए, एक ही बार में समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। इससे क्या पता चल जाएगा x1 y1 और x2 y2 से कि इसका लोकेशन जो इस पॉइंट का है सेंटर का, सपोज करिए x बार y बार है तो वो कहां होगा। ये जानने के लिए x बार y बार की वैल्यू हमने कैसे निकाला इसको, तो फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रोइड निकालने का, किसी चीज का केंद्र निकालने का, क्षेत्रफल केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो भी केंद्र होता है, लेकिन वो भार का केंद्र होता है, लेकिन सेंट्रोइड जो होता है वो क्षेत्रफल का केंद्र होता है। तो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी x बार की, वो वैल्यू होती है a1 x1 प्लस
a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। बात समझ में आ रही ना, ये पूरा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। ये क्षेत्रफल उनका है a1, यहाँ पर a1 का क्षेत्रफल कितना होगा मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ। a1 मतलब ऊपर वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना है, ये वाला देखिए, इसको 1 माने हैं तो a1 यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 चौड़ाई है और 130 यानी 130 और गुणा क्या कर देंगे 20, और वैल्यू हो जाएगी a1 की कितनी बताइए, 130 गुणा 20 का वैल्यू 2600 हो जाएगा। कितना, 13 दूना 26 और ये 0 100, और a2 की वैल्यू जो हो जाएगी ऊपर वाला आयत ये 100 गुणा 20 है, यानी ये हो जाएगा 100 गुणा 20 यानी 2000 स्क्वायर mm। बात समझ में आ रही ना, ये दोनों वैल्यू हो गई। क्लियर है बात। एक्स बार कैसे निकलेगा, पूरे सेंटर का लोकेशन एक्स बार कैसे निकलेगा, तो एक्स बार का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, क्लियरली एक्स बार का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरीके से वाई बार भी हम निकाल सकते हैं। वाई बार का फॉर्म, तो पहले हम लोग एक्स बार निकालते हैं, तो एक्स बार की वैल्यू सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूं डायग्राम को, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से एक्स बार आपको दिख गया होगा, तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ये फार्मूला कैसे लिया गया, क्या लिया गया है, वेरिग्नान का नियम था उसी के अनुसार ये फार्मूला आया हुआ है। इसको निकालने का तरीका सीख लो दोस्त। किसी कई आयतों से मिलकर कोई चित्र बना हो तो उनका कंबाइंड सेंटर कहां, वो जानने के लिए पूरे चित्र को, जैसे आई होता तो 3 आयत बनते, एक नीचे भी बनता, उसके लिए a1 a2 और a3 तीनों निकाल लो, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल। एक पॉइंट मानो जैसे आई होता अगर, तो आई को हम लोग क्या करते, ऐसे करते, पूरे आई को हम लोग ऐसे बांट देते, ऐसे यहां 0 0 करते, यहाँ पे हमेशा पूरे सेक्शन को किस में रख दो, एक पूरे सेक्शन को किस में रख दो, एक कोऑर्डिनेट में कर दो, ताकि चीजें बहुत ही आसान हो जाए। तो उनका a1 x1 y1 x2 y2 x3 y सब निकाल लो, और निकालने के बाद फार्मूला आपके सामने है। अगर इसी तरह a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस प्लस और डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 जितना तक होता सब रख देते। हम लोग यही रखने जा रहे हैं। a1 का वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, वहां से फार्मूले से उठा के कितना हो जाएगा 2600 और प्लस 2600 में पहले x1 का गुणा करेंगे, a1 x1 का वैल्यू कितना है दोस्त 50। एक चीज जान लो, लग नहीं रहा है कि x बार तो ये वाली जो दूरी है ना वो तो यहीं पर आएगी, 50 पर ही आएगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा इनका सेंटर जो होगा पूरे का सेंटर वो यहां से 50 पर आएगा, और यहां से ऊंचाई नहीं मालूम चल पा रही है, यहां से आधे पर तो नहीं होगा, कुछ ऊंचाई पर होगा, तो ये तो 50 आएगा, हमको पहले ही मालूम है। कैसे देख लेते हैं, 2600 a1 का वैल्यू 50 कर दिया आपने, प्लस फिर 2000 इसका वैल्यू भी देखिए x2 का भी 50 डिवाइडेड बाय a1 मतलब 2600 आप प्लस क्या कर दिया 2000, यही तो फार्मूला है। अब x बार का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 50 कॉमन ले लो, तो ऊपर भी बचेगा देखो 2600 प्लस 2000 और नीचे भी क्या बचेगा 2600 प्लस 2000, तो यहां पे ये कट गया, यानी x बार का वैल्यू भी कितना आ गया 50 mm। अब y बार कितना हो जाएगा, y बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे ध्यान से देखिएगा, y बार की वैल्यू कितनी होगी, इससे कितना ऊंचाई पर है, तो फॉर्मूले में यही क्या हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, a1 का वैल्यू वही रख देंगे आपका 2600। अब बताइए जरा y1 का वैल्यू कितना है 65 रख दीजिए, प्लस a2 का वैल्यू कितना है 2000, y2 का वैल्यू कितना है आपने दिखाया 140 डिवाइडेड बाई दिस 2600 और प्लस कितना हो जाएगा 2000, वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, कैलकुलेटर लेके साथ में बैठिए। इसमें से देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीजों को। पहले चीज कि इसमें से सब में से अगर हम लोग चाहें तो देखिए 2 जीरो सब में से हटा सकते हैं, तो इसको हटाए तो बेटा हम लोग का 26 गुणा 65 प्लस 20 गुणा 140 और डिवाइडेड बाई 26 और गुणा 20, सब में से 2 जीरो हटा दिया, ठीक है ना। तो आप इस चीजों को आसान कर लीजिए बस, और कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है आपका, तो हमने लिखा 26 गुणा 65 और आ गया, फिर प्लस में हमने लिखा 20 और गुणा हमने कर दिया 140, वैल्यू जो भी आई दिस होल डिवाइडेड बाई 26 इंटू 20 दैट इक्वल्स टू, एक सेकेंड, वैल्यू आ गया
100 से डिवाइड किया ना हमने ऊपर नीचे, इसमें से 100 कॉमन किया, इसमें से भी 100 कॉमन किया है, तो सब सही तो है, ठीक है चीजें। 26 इंटू 65 और प्लस हो जाएगा आपका 20 इंटू 140 that equals to this are divided by 26 I into 20. What is the result? कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, सॉरी ये प्लस है, लेट मी क्लियर दिस, प्लस है इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है। 26 गुणा 65 हो गया, प्लस कर दिया हमने 20 और गुणा 140 और ये हो गया टोटल डिवाइडेड बाई 26 और प्लस है आपका 20 दैट इक्वल्स टू 97.60 mm। ये क्या वैल्यू आया 97.60 mm किसका, वाई बार का। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपका जो ये पॉइंट है ना वो कहां से, यहां से तो 150 है, यानी एक्स बार वाई बार की वैल्यू 50 और वाई एक्सिस पर कितना है 97 पॉइंट, यहां देख लीजिए 60 है, 97.60 ये वैल्यू आ गई। अब हमें अगर ये सब कुछ पूरा समझ में आ चुका है तो देखिए सेंटर की लोकेशन मिली है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकला है, अभी केवल सेंट्रोइड निकला है। इस सेंट्रोइड की मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए अब वैल्यू लिख चुके हैं, अब हम लोग कैसे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका, ठीक है। देखिए ध्यान से फटाक से चीजें हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे कैसे निकलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सेक्शन का। बाकी के देखिए कौन कौन सा सेक्शन सिलेबस में है, मैं इस डायग्राम को फिर से समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है, आप डायग्राम को बनाइए जिसमें आप सारी चीजें दिखाइए जो आपने निकाली। कैसे, हमने यहाँ पर टी बनाया हमने, और टी को ध्यान से देखिएगा सब कुछ हम वही रख रहे हैं आपका पूरा जो जो हमने निकाला है, जिसमें इस पॉइंट की लोकेशन हम निकाल चुके हैं, ये जो लोकेशन है इसको निकाल चुके हैं। ये आपका ध्यान रखिएगा कि ये पूरा जो होता है वो 100 होता है, 100 होता क्या दिया है यहाँ पे, ये 20 दिया है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज जान चुके हैं कि इसका यहाँ से जो ऊंचाई है वो कितना है, इस पॉइंट की जो ऊंचाई है वो है 97.6, इस पॉइंट की ऊंचाई है, यहाँ से पूरी इस जगह से देख लीजिए, वो सब मैंने बता चुका है पहले से ही मैं। और यहाँ पर बाकी कुछ हमने खास निकाला नहीं है क्योंकि ये तो 50 है यहाँ से, ये तो पता है, क्योंकि ये पूरा ये जो है आपका ये वाई एक्सिस है और यहां से गुजरने वाला एक्सिस जो है वो एक्स एक्स। अब हमें ये पता है कि एक्स एक्स और वाई वाई कहाँ है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा चीजों को, सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक आयत का आई एक्स एक्स निकालेंगे, मतलब पूरे सेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए जब भी कोई सेक्शन का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है ना तो उसमें हम लोग पहले ऊपर वाले का निकाल लें नीचे वाले का, अगर दोनों एक ही एक्सिस पे हैं तो सीधे सीधे दोनों का इनर्शिया जोड़ दीजिए, और अगर दोनों अलग अलग एक्सिस पे हैं तो उनको पहले पूरे सेक्शन के एक्सिस पर ले जाइए और तब जैसे कैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर हमको पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हम इसको फिर से दो भागों में बांटे, इस आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, इसका देखिए इसका खुद का एक्सिस क्या होगा, देखिएगा इसका खुद का एक्सिस जो होगा वो ये होगा, ये इसका x1 होगा, ठीक है ना, ये x1 होगा। और इस पूरे आयत का ये जो ये नीचे वाला जो आयत है इसको जरा समझिएगा ध्यान से, इसको पूरे वाले आयत को, इस पूरे आयत को समझिएगा, इसका खुद का जो सेंटर है वो कहीं यहां पे होगा और जो पूरे का सेंटर है वो ना ये बता रहा है, तो हमें जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, इसका ये केवल नीचे वाले का एक्स मान लेते हैं कि ये x2 है, समझ रहे हैं बात को ना, x2 है। तो ये बताइए अगर हम लें कि इस ऊपर वाले का y क्या है तो यही है, इस वाले का y क्या है तो यही है, पूरे सेक्शन का y यही है, लेकिन x x तीनों क्या अलग है, देखिए इसका x1 है, इसका x2 है, आप पूरे सेक्शन का जो है वो x है जो यहाँ पे है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पूरे सेक्शन का हमको y निकालना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, इसका y लीजिए, इसका y लीजिए और जोड़ दीजिए दोनों को, क्योंकि दोनों पूरे सेक्शन का y इनका y और इसका y सेम है, एक ही रस्सी से बंधा हुआ कोई चीज घूम रहा है,
तो उन सब का रोटेशन ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी रस्सी यहाँ है, इसकी रस्सी यहाँ है, तो पहले इनको दोनों को यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कल बताए थे समांतर अक्ष प्रमेय, वो लगाना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए सोम में ना दोस्त, जो लोग एक ही वीडियो देख के सोच रहे हैं कि हम हीरो हैं, हम समझ लेंगे, पुराना वीडियो अगर नहीं देखे हैं, घंटा समझ में आएंगी चीजें। एक चीज जान लीजिए, कितना भी क्लियर लैंग्वेज में समझाया, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें ना। अब इसमें करना क्या है, पहले आई वाई वाई निकालते हैं बहुत आसानी से। कैसे? पूरे सेक्शन का आई वाई वाई क्या होगा, ऊपर वाले का आई वाई वन, मान लीजिए इसका ये वाई वन होता, और प्लस दूसरे वाले का आई वाई टू, आई वाई टू निकाल दिया हम लोगों ने किसका। क्लियर। अगर मान लीजिए इसमें देखे थे ना कि ये आयत एक था, ये आयत क्या था, दो था, तो इसको दो कर लीजिए, x2 ऐसे कर लीजिए, इसको x1 ताकि भ्रमित ना हो। जैसे वहां पे हमने इसको 1 आयत लिया था, तो ये 1 आयत का जो अक्ष है वो x1 है, 2 आयत का जो है वो x2 है, पूरे सेक्शन का जो है वो x है। लेकिन y तीनों का कॉमन है, सेम ही है y, जो इसका y होता तो यही होता, इसका भी y होता तो यही होता, क्योंकि सबका देखिए 50 पर ही है। सीधे इसको हमने जोड़ दिया। कैसे? पूरे सेक्शन का आई वाई वन किसका होगा, इस वाले का बताइए। अगर इस आयत को आप अलग से देखते हैं, अलग से, तो इसका देखिए वाई वाई क्या होता है, वाई याद करिए कल फॉर्मूला लिखे थे आई वाई वाई इज इक्वल टू, तो डी बी का क्यूब बाई 12 लिखे थे, और जब आई एक्स एक्स लिखे थे तो बी डी का क्यूब बाई 12 लिखे थे, यही लिखे थे ना। कैसे? मैंने बोला था क्यूब उसका करिएगा जिसको अक्ष काटेगी, यानी अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोग इसका आई वाई वाई निकालने जा रहा है। वाई वाई मतलब यही तो होता सेक्शन इसका, वाई वाई किसको काट रही है, इसकी इस चौड़ाई को, जो कितना है 20, तो यहाँ पे वाई वाई में क्यूब 20 का होगा, और जबकि इस वाले में जो वाई वाई है वो इस 100 को काट रही है। देखिए आयत की दो भुजाएं हैं, ये 100 गुणा 20 का आयत है, तो इसमें से कोई एक बी होगा, कोई एक डी होगा। इसी तरह ये 20 गुणा 130 का आयत है, पूरा अगर देखें तो 130 है। कैसे? अरे भाई पूरे 150 में से ये 20 निकाल दिए हैं, ये 130 का आयत बनाएगा। तो हमने आई वाई वन जो लिखा वो कैसे लिखेंगे, 1 वाले का बी कौन सा होगा, बी का काम इसमें ये करेगा, 20 नहीं सॉरी 20 का तो क्यूब होगा, तो यहां पर इसका वैल्यू जो रखेंगे हम लोग 130 गुणा किसका क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब, अब आई 12 अब प्लस y2 का क्या करेंगे हम लोग, y2 मतलब ये वाला लेंगे, इसका कितना होगा, किसको काट रहा है, क्यूब किसका करना पड़ेगा, 100 का। देखिए ये 100 का क्यूब होगा, क्योंकि अक्ष जिसके परितः ले रहे हैं, वाई वाई के परितः ले रहे हैं, तो क्यूब किसको होगा, जिसको वाई वाई काट रही उसका, किसको काट रही, 100 वाले को। यानी हमने लिखा 20 गुणा 100 का क्यूब अब बटा 12। इसको सॉल्व कर देंगे तो पूरे सेक्शन का आई वाई वाई आ जाएगा। क्लियरली? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, चलिए हम लोग कर देते हैं इसको, हम 1/12 और इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। रुकिए मैं कर देता हूं, आ जाएगा आपका 20 का क्यूब और गुणा हमने कर दिया इसमें 130 से, वो हो जाएगा, प्लस में हमने क्या लिख दिया 100 का क्यूब, यानी 100 का क्यूब मतलब ये हो गया, आई इंटू कर दिया हमने 20, ये हो गया टोटल, और डिवाइडेड बाई हमने लिख दिया टोटल का 12। तो आप लोग मिला लीजिएगा, जरूर नहीं कि यहीं वाला आंसर सही हो। लगभग आंसर जो आपका आ रहा है, पूरे का आंसर, मैं पूरे का आंसर बता दूं आपको, आ रहा है 1753333, ये 0.33। ये मिलीमीटर का पावर 4 क्यों आएगा, यूनिट क्यों, क्योंकि देखिए इनर्शिया जो होता है आई ना, वो ए आर स्क्वायर हुआ था, कल बताए थे। एरिया का यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर होगा, और दूरी 2 बार हुई तो वो भी मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट मिलीमीटर टू पावर 4 होगा। इसको सेंटीमीटर टू पावर 4 में चेंज करना हो तो 1 2 3 4, यानी 175.33 इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर टू पावर 4 में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? ये इसका आई वाई हुई, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, आएगा आपका कितना, 130 गुणा हमने कर दिया 20 गुणा फिर से 20 गुणा फिर से 20, जो भी आ गया, डिवाइडेड बाई आपका हो गया 12, इसका आंसर आ गया, और फिर प्लस पूरा हो गया आपका कितना 20,
सॉरी 100 का गुणा, सॉरी 100 इंटू हमने कर दिया 20 और डिवाइडेड बाई कर दिया 12। इसका आंसर वही आ रहा है आपका जो आया है, सही है, चेक कर लिया हमने। आई वाई वाई की वैल्यू क्रॉस चेक कर लिया, एक बार फिर से चेक कर लिया। अब अच्छा आई एक्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई एक्स एक्स तो वाई वाई को देखिए, इसका आई वाई वाई इसका वाई क्यों जुड़े? क्योंकि सबका वाई वाई कॉमन था, लेकिन एक्स एक्स दोस्त कॉमन नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहां से देखिए फिर से इसका एक्स एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। देखिए एक्स एक्स कैलकुलेट करने के लिए, चलिए अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो ये आपका ये क्वेश्चन वाला पार्ट था। आई एक्स एक्स जो होगा, सबसे पहले इसका एक्स एक्स लेंगे और इसके एक्स एक्स के अबाउट तो निकल जाएगा, लेकिन इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे इस जगह पे ऊपर, और इसका एक्स एक्स लेंगे उसको यहाँ पे नीचे ट्रांसफर कर देंगे। दोनों जब एक ही जगह पे आ जाएंगे तो जोड़ देंगे, हो जाएगा काम आपका। कैसे एक ही जगह पर आएंगे? पहले इसका लेंगे एक्स एक्स, तो इसने एक्स एक्स ने किसको काटा है? ये 130 को ना, नीचे वाले आयत को देखें तो वाई वाई तो 20 को काटा था, तो क्यूब किसका किए थे आप? 20 का। लेकिन अब एक्स एक्स जा रहा, वो किसको काट रहा है? 130 वाली भुजा को, तो 130 का क्यूब करेंगे, यानी करेंगे 20 गुणा 130 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ये इसका x1 के अबाउट हुआ, मतलब किसके अबाउट हुआ? x1 के, और प्लस देखिए किसी अपने अक्ष के परितः मालूम है उसको किसी और अक्ष पे ट्रांसफर करना है, कर देते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कल पढ़े थे कि अपने अक्ष पर मालूम हो तो उस पर लिख लिए, प्लस ए एच स्क्वायर था। एच क्या था? इनके बीच की दूरी। ये दूरी कितनी है इनके बीच की? दोनों अक्षों के बीच की दूरी अगर एच थी तो इस h का वैल्यू h1 का कितना है? AH1 स्क्वायर लिखें तो एरिया इसका कितना हो जाएगा? इस आयत को जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एरिया, फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स बराबर आई जी जी प्लस AH स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, मतलब अपने अक्ष के परितः मालूम हो तो दूसरे अक्ष के परितः ले जाने के लिए अपने ही अक्ष वाले में ऐड किए हैं, एरिया इंटू दोनों अक्षों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इसको यहां पर ले जाने के लिए h मालूम। अब जानते हैं कि यहां से इसका जो गहराई है वो 65 था। याद करिए डायग्राम जब बना था तो ये पूरा 130 था, तो ये 65 था। जब ये 65 है और ये पूरा यहां से 97.6 है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एरिया का वैल्यू। एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा? एरिया का वैल्यू आ जाएगा 130 और गुणा 20, ये तो एरिया हो गया। और दूरी कितनी हो गई इनके? ये तो ए हुआ, और वो कितनी दूरी पर है? तो कहेंगे 97.6 माइनस, ये पूरा यहां से 97.6 और ये यहां से 65 है, तो 65 का स्क्वायर। क्यों? अरे ये कितना होगा, इसको घटा के लिख क्यों नहीं ले रहे हैं? लिख लेते हैं 97.6 अब माइनस कर लिया हमने 65, तो वैल्यू आ गई 32.6। इस h1 का वैल्यू 32.6 आ रहा है, मतलब इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी 32.6 है। तो आप चाहें तो एरिया इंटू 32.6 का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। ये एक को ट्रांसफर किए हैं, फिर दूसरे, सॉरी ये एक को ट्रांसफर किए हैं और दूसरे को भी, ये पूरा एक हो गया, और दूसरा प्लस करेंगे, दूसरे वाले को भी ट्रांसफर करें, लेकिन दूसरे वाले में एक्स एक्स किसको काट रहा है? 20 को। पहले वो 100 को काटा था तो 100 को क्यूब किए थे वाई वाई के अबाउट, लेकिन एक्स एक्स 20 को काट रहा तो हम 20 का क्यूब करेंगे, यानी 100 गुणा 20 का क्यूब बाई 12 तो हो गया, प्लस आप ट्रांसफर करें इसको, किसको? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से नीचे ट्रांसफर करें। हम जानते हैं कि जब इसकी ऊंचाई पूरी यहां तक लिए थे तो 140 आया था, याद करिए 150 में से 10 घटाए थे तो इसके केंद्र की दूरी 140 आई थी, और इसको लाना है 97.6 पे, तो ये दूरी कितनी हो गई? सपोज ये H2 है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, बताइए कितना हो जाएगा? तो सॉल्व करेंगे जब इसको हम लोग तो कितना आएगा, अभी अभी पता चल जाएगा आपको। इसको आ जाएगा, देखिए यहां से 140 पूरा 140 और उसमें से यहीं तक का घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, यानी 140 माइनस 97.6 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 माइनस कितना हो जाएगा? 97.6 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42.4 वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे एरिया, एरिया कितना है? 100 गुणा 20, यानी 100 गुणा 20 हो गया आपका एरिया, और किस दूरी का स्क्वायर करेंगे? वो 42.4
2.4 का स्क्वायर। ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो पूरे सेक्शन का आई एक्स आ जाएगा। पूरे सेक्शन का आई एक्स क्या होगा, इसका आई एक्स इस पर ट्रांसफर किए और इसका आई एक्स भी इस पर ट्रांसफर किए, तो वैल्यू आ गई किसकी, आई एक्स की पूरे सेक्शन की। ये ध्यान रखिएगा दोस्त कि आई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बतानी है। आपकी जागरूकता निर्भर करेगी कि मैं अगला वीडियो लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा। अगर आपने इसका आंसर सही सही दिया नीचे कमेंट बॉक्स में तो फिर जल्दी वीडियो आएगी, नहीं तो होगी देर। फिर जैसे आप लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि सर जल्दी करिए, तो पढ़ नहीं रहे हैं, केवल चिल्ला रहे हैं। जितना पढ़ा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको ट्रांसफर करके इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर तो मैंने खुद ही निकाल दिया है, इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो प्रॉब्लम भी नहीं है आपको। आई होप समझ में आ रही होंगी वीडियो। एक टी सेक्शन का आपने निकालना सीख लिया। अगले वीडियो में अगर आप जागरूक रहें, जिम्मेदार रहें, तो फिर जल्दी हम आई सेक्शन का और एल सेक्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।